नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये प्रश्न पूछे गए थे 18 सितंबर 2016 को हुए सीटेट में। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, जिसमें से अगर आपने विजय प्राप्त की तो आप सफलता की बात लिख सकते हैं अपने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में, जो कि 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि सवाल का जवाब क्या है। मैं साथ ही साथ आपकी मदद भी करूँगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यानी कि जो प्रतिभावान बच्चा होता है, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, एक टैलेंटेड बच्चे की क्या विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और चौथा ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। आप सोच सकते हैं आपका जवाब क्या होगा, लेकिन इसका सही जवाब है नंबर 1। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, क्योंकि जो प्रतिभावान बच्चा होता है उसको चैलेंजेस भी बड़े ही चाहिए होते हैं, तो साधारण चीज़ों पर खुशी अनुभव नहीं करता। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरह से बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। नंबर 2, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। नंबर 3, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और नंबर 4, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। अधिगम यानी कि लर्निंग। तो कौन सा तरीका सही होगा? इसमें सबसे सही तरीका है नंबर 3। नंबर 3, विषय वस्तु जो होती है उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके वह अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कहता है और पूछता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। नंबर 1, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी कि इनएक्टिव होकर जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। नंबर बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। नंबर 3, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। नंबर डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी कि सीरियस और एक्टिवली वो पर्यावरण को देखते हैं। कौन कौन से उत्तर इसमें से सही होंगे? तो सही जवाब है उत्तर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, जो कि कहता है कि बी, सी और डी, यानी बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कहता है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित है, यानी सबसे प्रभाव करने वाली या प्रभावी विधि है। तो यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदला जाए, या नंबर 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाएं तब तक दंड का उपयोग करना। या नंबर 4, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे।
किस वातावरण में सीखेंगे? जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए, यानी कि शिक्षक सीधे सीधे आदेश करे, बच्चों से कोई भी बात ना करे। नंबर 2, जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, यानी केवल गणित के ही बारे में बात की जाती है और किसी भी विषय के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता। नंबर 3, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, यानी टीचर तो बहुत होशियार है लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि विद्यार्थी कुछ भी ना करें और उसकी बातों को सुनते रहें। नंबर 4, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये हर किसी का नेचर, हर किसी की प्रकृति होती है कि जब स्वयं में व्यक्ति महत्वपूर्ण अनुभव करे और उसके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो वो वहाँ सही अनुभव करता है। तो मेरे विचार में प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। आपका क्या विचार है, आप भी दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? नंबर ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, यानी बच्चे के अंदर नॉलेज पहले से है, जानकारी में है। नंबर बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी वो जान चुका है पक्षी होती क्या चीज़ है। नंबर सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वो बता पा रहा है कि ये सामने वाली चीज़ है क्या। तो ऑप्शन 1 कहता है बी और सी, ऑप्शन 2 कहता है ए, बी और सी, ऑप्शन 3 कहता है केवल बी और ऑप्शन 4 कहता है ए और बी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही चीज़ें लगभग लगभग सही हैं, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? क्या ऐसा कहना चाहिए कि बच्चे इंटरनली मोटिवेट हो जाएं काम करने के लिए? नंबर 1, तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, इस तरह से कहे। या ऑप्शन नंबर 2, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। या ऑप्शन नंबर 3, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। या नंबर 4, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो नंबर 1, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, यानी कि आपस में कंपटीशन कराकर। नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। नंबर 3, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। या नंबर 4, उनमें चिंता और डर का वातावरण पैदा करके। तो चिंता और डर से तो देखिए इस तरह से बच्चे में नेगेटिव अप्रोच पैदा हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए उत्तर नंबर 2, कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें बच्चों को मदद की जाए। प्रश्न संख्या 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे उत्प्रेरित करना होगा? रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, यानी केवल रटकर बच्चों को पढ़ाया जाए। नंबर 2, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। नंबर 3, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। या नंबर 4, सीखने के लिए, केवल सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ना कि केवल रटने के लिए या दिखाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? यानी कौन सा उदाहरण ऐसा है जो प्रभावशाली विद्यालय को स्पष्ट करता है, उसकी गतिविधि को स्पष्ट करता है? पहला, शारीरिक दंड।
दूसरा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि हर एक बच्चे के लिए अलग से अधिगम। नंबर 3 प्रतियोगितात्मक कक्षा, या नंबर 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। सही उत्तर कह रहेगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कहता है विकास का शिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है शिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत। तो यह क्या व्याख्या करता है इसके बारे में आप बताएंगे। तो नंबर 1 भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, या सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। जैसा कि इसके शब्द से भी अर्थ स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। शिरपदाभिमुख का अर्थ है सिर से पैर की ओर, अतः इसका अर्थ है सिर से पैर की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बिना देरी किए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसा समय कौन सा है जिसमें बच्चे का भाषा विकास सर्वाधिक फास्ट हो सकता है, सबसे तेज हो सकता है। पहला मध्य बचपन का समय, दूसरा वयस्कावस्था, नंबर 3 प्रारंभिक बचपन का समय, और नंबर 4 जन्म पूर्व का समय। देखिए जन्म पूर्व के समय तो क्या भाषा विकास होगा बच्चे का, तो इसमें आप स्वयं सोच सकते हैं कि प्रारंभिक बचपन के समय में बच्चे का जितना अधिक भाषा विकास हो जाता है उतना उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। 13वां प्रश्न, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। किस किस चीज़ की प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। नंबर 1 वृद्धि और विकास, नंबर 2 स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, नंबर 3 अनुशासन और पौष्टिकता, या नंबर 4 आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 आनुवंशिकता और पर्यावरण। चलिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। नंबर 1 गौण यानी छोटे, नंबर 1 विद्यालय और पास पड़ोस, नंबर 2 विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, नंबर 3 परिवार और रिश्तेदार, या नंबर 4 परिवार और पास पड़ोस। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस जो हैं वो सामाजिकरण के गौण वाहक होते हैं। सामाजिकरण को हमें सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। नंबर 1 सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी समाज से जो क्रियाएं सीखता है बच्चा, नंबर 2 मानसिक प्रारूपों या स्कीमास का समायोजन, नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, या नंबर 4 संतुलन। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये बात क्या कहेगी। सामाजिक संकुचन का अनुकूलन है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला अनुकूलन है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन है, या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। नंबर 1 वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, नंबर 2 ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, नंबर 3 शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या नंबर 4 शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 4 शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे से संबंधित अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे स्कीमा भी कहा है उन्होंने, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, ध्यान से समझेंगे।
नंबर 1 समावेशन और अनुकूलन के रूप में, नंबर 2 साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, नंबर 3 समावेशन और समायोजन के रूप में, या नंबर 4 समायोजन और अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट के रूप में। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 3 समावेशन और समायोजन के रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसे बनाता है सुगम? जो नियामक है। नंबर 2 समावेशन को हतोत्साहित करता है। नंबर 3 आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या नंबर 4 खोज को प्रोत्साहन देता है। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर नंबर 4 ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 20 कहती है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बुद्धि चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्या सुझाता है? नंबर 1 बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 2 शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। या नंबर 3 क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। या नंबर 4 हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां, जो 8 तरह की बुद्धियां हैं, वो विकसित हो सकें। ये गलत है, तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, खुद से बड़बड़ाती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथनों की बात करते हैं। पहला है जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। यानी दोनों का अपनी अलग अलग थ्योरी, अपनी अलग अलग सोच है। और नंबर 2 जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन मानेगा। नंबर 3 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। या नंबर 4 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। आप जब जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी दोनों को पढ़ेंगे, हालांकि हम इसके बारे में आगे वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में, तो हम इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आप स्वयं भी बहुत सारी पुस्तकों से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। लिंग क्या है? जेंडर क्या है? नंबर 1 शारीरिक संरचना है। नंबर 2 सहज गुण है। नंबर 3 सामाजिक संरचना है। या नंबर 4 जैविक सत्ता है। तो इसका सही उत्तर है लिंग एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, या नंबर 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जो सहयोगी हो। नंबर 24 अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। या नंबर 4 शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है कब होता है? यदि इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक या प्रतिपुष्टि
प्राप्त हो। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका है। देखिए एनसीएफ 2005 जो है इसके बारे में भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगी सीटेट और यूपीटेट के आने वाले आपके पेपर्स के लिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कहा गया है। अगला प्रश्न है अनुसंधान इन्वेंशन जो होते हैं वो सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम यानी कि का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। देखिए विद्यार्थियों शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। शामिल करना है क्या? आप साधारण बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको शामिल करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में चर्चा है। सबसे पहले कहता है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। नंबर 2 विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नंबर 3 शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। या नंबर 4 एक काल्पनिक लक्ष्य है। देखिए अब ऐसा नहीं है, आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप जानेंगे कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनको भी अलग विद्यालय ना खोलकर सामान्य विद्यालय में ही सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नंबर 29 29वां प्रश्न विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे जब एक क्लास में होते हैं तो उनके सीखने के अनुभव भी बढ़ जाते हैं। ये कथन क्या कहता है? क्या ये कथन सही है? क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। और गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सही है बच्चे क्या करते हैं अपने साथियों के साथ अनेक कौशल भी सीखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि सुनने में असमर्थ बच्चा जो होता है वो केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। या नियमित विद्यालय बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। या नंबर 4 श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 2। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्लीज़ आपसे करबद्ध निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए बहुत जल्द हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।